1905 में एक और चीज़ जो साथ साथ हुई वो ये हुई कि एक रेवोल्यूशन, जैसे आपको मैंने बताया कि इस सारे खित्ते में बड़ी तोड़फोड़ हो रही थी पॉलिटिकली, फिक्री तौर पर। तो 1905 में एक रेवोल्यूशनरी कैंपेन चली जो पीटर्सबर्ग में, और उसके जवाब में जो उस वक्त के जार थे निकोलस, उन्होंने एक ड्राफ्ट किया मैनिफेस्टो और क्रिएट की नेशनल असेंबली, जिसको स्टेट डूमा कहते हैं। आज भी वो मौजूद है, इनकी जो असेंबली है उसको स्टेट डूमा कहते हैं। और फिर पहला रशियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1906 में लिखा गया, और वो एक ट्रांजिशन थी टुवर्ड्स दिस मॉडर्न रशिया अगर आप कहें। और 1906 में जो एरा ऑफ टर्माइल शुरू हो जाता है, और उसके अंदर रशिया जो है पॉलिटिकली तो टर्माइल में थी, लेकिन इकोनॉमिकली वो उस वक्त यूरोप की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि उन्होंने मॉडर्न इकोनॉमी की बुनियाद रख दी थी उससे पहले। तो उस वक्त वो रशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक एरा था वो। हाँ, पॉलिटिकल टर्माइल ज़रूर चल रहा था, उसके साथ साथ वर्ल्ड वॉर 1 का फिर एरा शुरू हो गया। 1914 की बात है। वर्ल्ड वॉर 1 जो आपके नाजरीन नहीं जानते उनके लिए, वर्ल्ड वॉर 1 इसलिए हुई कि जो मुतवक्के वली अहद थे ऑस्ट्रियन हंगेरियन, जो ऑस्ट्रिया और हंगरी का जो इलाका था उसके, उनको कत्ल कर दिया सर्बियन सेपरेटिस्ट जो एक मूवमेंट थी उन्होंने, या सर्बियन नेशनलिस्ट आप कह सकते हैं उन्हें, 1914 के अंदर उन्होंने कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी। और सर्बिया अलाय था रूस का, रशिया का। तो रशिया ने अपनी फौज मोबिलाइज की ऑफ कोर्स अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया अलाय था जर्मनी का, और जर्मनी ने वॉर डिक्लेयर कर दी रूस के ऊपर। और जब ये हुआ तो फिर पूरा यूरोप जो है उस जंग की लपेट में आया, और मिलियंस ऑफ पीपल जो थे दे डाइड इन दैट वॉर। और उसके जो पूरी दुनिया के ऊपर वो आज तक असरात हैं, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स पर। आज का जो अमेरिका सुपर पावर बना, तमाम चीज़ें जो हुई वो उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो वर्ल्ड वॉर 1 के वो हम आज तक फेस कर रहे हैं। रशिया को वर्ल्ड वॉर 1 में कुछ इलाकों में बर्तरी हुई इनिशियली, लेकिन उनका नुकसान बहुत हुआ, उनकी अफवाज बहुत ज़्यादा उसमें उनका नुकसान हुआ, जिसकी वजह से वो जितना फ़ायदा पोर्ट्रे कर सकते थे या प्रोजेक्ट कर सकते थे या अपनी आवाम को सेल कर सकते थे, जो उन्होंने फ़ायदे लिए वॉर फ्रंट पे, वो नहीं कर सके, जिससे ऑफ कोर्स रशिया के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा गम गुस्सा आया आवाम के अंदर। उन्होंने रिवोल्ट किया और उसकी वजह से स्ट्रीट्स के ऊपर आ गए जो बहुत सारे ट्रुप से रेबेल करके। तो 1917 में जो उस वक़्त के निकोलस थे ज़ार, या आप कह लें किंग यहाँ पर रशिया के, उन्होंने अपनी जो बादशाहत थी उसको छोड़ दिया, अपने थ्रोन को एब्डिकेट कर दिया, और उन्होंने ऑफर की अपने भाई को कि वो गवर्नमेंट ले लें, लेकिन उनके भाई ने इनकार कर दिया क्योंकि इतना टर्मोइल था। उन्होंने इफेक्टिवली कहा कि मैं इसको नहीं संभाल सकता या मैं नहीं लेना चाहता। तो जब ये हुआ तो प्रैक्टिकली जो 300 साला रोमानोव्स का जो रूल था रशिया के ऊपर, जो मिखाइल के साथ शुरू हुआ था और फिर उसके बेटे अलेक्सी के साथ, अगर आपको याद हो, वो यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। और उसके बाद अगर आप देखें तो व्लादिमीर लेनिन का इरा शुरू हुआ, जिन्होंने ऑफ कोर्स वो जो दरमियान के अंदर जब ये सारा टर्माइल हुआ तो एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनी, उन्होंने चलाने की कोशिश की, लेकिन वो ना ही पॉलिटिकल क्राइसिस को हैंडल कर सके, ना ही इकोनॉमिक क्राइसिस को हैंडल कर सके, और जिसकी वजह से इवेंचुअली फिर लेनिन के जो फॉलोअर थे उनके साथ मिलकर उन्होंने एक मार्च किया, जिसमें वो जो टेम्परेरी गवर्नमेंट थी उनकी यहीं पर पास ही एक बिल्डिंग के अंदर जो उनकी असेंबली हो रही थी उसमें जाकर उनको गिरफ्तार कर लिया, और उसके बाद लेनिन की सरबराही में फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट जो है वो बनी। उसके बाद आपको पता है कि आपके सामने है तमाम हिस्ट्री। उसके बाद फिर हमारी पाकिस्तान की भी इनसे एंगेजमेंट शुरू हो जाती है। मई 1, 1948 को रशिया ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया और पाकिस्तान ने रशिया को एक्सेप्ट किया। रशिया पाकिस्तान को एक्सेप्ट करने वाले पहले ममालिक में से था। मैं ये कहूँगा कि रशिया ने पाकिस्तान को मई 1948 में किया, और समहाउ उसके बाद जो 1949 के अंदर रशिया ने जब हमें इनवाइट किया
रशिया के विजिट के लिए, और उसी टाइम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी हमें इनवाइट किया। तो वो एक दोराहा था जिसके ऊपर पाकिस्तान ने डिसीजन लेना था कि वो कहाँ जाए। हमारे बंटवारे के टाइम पे आपको पता है कि हिंदुस्तान ने हमारा तमाम हिस्सा रख लिया, ना हमें उन्होंने फाइनेंशियली हमारा हिस्सा दिया, ना हमें आर्म्ड फोर्सेस के जो कंट्रोल के अंदर चीज़ें थी उनमें हिस्सा दिया, ना बैंक के रिजर्व्स में दिया। तो उस वजह से उस ज़माने में भी हम ट्रेड और एड के चक्कर में जकड़े हुए थे। तो हमारा जो पहला डिसीजन हुआ वो फिर ये हुआ कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जाएंगे, और हमने उस धड़े को ज्वाइन किया जिससे हम रशिया के उस धड़े से दूर निकल गए। लेकिन दोबारा पहले 10 साल का ये जो रिलेशनशिप था वो इतना बुरा नहीं रहा। 1958 तक फिर भी हमारी एंगेजमेंट्स होती रही, लेकिन 1958 के बाद फिर जो इरा था उसमें थोड़ा सा सर्दमहरी रही। लेकिन दोबारा 1970s के अंदर रशिया के साथ हमारी कोलैबोरेशन दोबारा हुई, और गालबन 1973 में रशिया ने हमें स्टील मिल लगाने के अंदर हमारी मदद की, और आज भी रशिया उसमें इंटरेस्टेड है कि अगर हम चाहें और एंगेजमेंट करें तो उस स्टील मिल को रिवाइव करने में आज भी रशिया हमारे साथ इंटरेस्टेड है। लेकिन उस स्टील मिल और उस इरा के बाद दोबारा आपको पता है कि कोल्ड वॉर और फिर अफगान वॉर शुरू हो गई, जिसमें रशिया के साथ हमारे बहुत ही कोल्ड रिलेशनशिप रहे। और उसके बाद अगर मैं कहूँ तो अब इफेक्टिवली हम दोबारा जैसे आप ये कहें कि सख्त सर्दी के बाद स्प्रिंग का मौसम शुरू होता है तो आपको पत्ते और फूल फूटते हुए नजर आते हैं। तो मैं ये कहूँगा रशिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में वो सर्दी का सीजन खत्म हो रहा है, धूप निकल रही है, अब हवा भी जो है उसमें ठंडक कम हो रही है, और अब आपको फूल पत्ते जो है पहले पत्ते निकलते हुए नजर आएंगे और फिर इवेंचुअली फूल निकलते नजर आएंगे इस रिलेशनशिप के तनाज़ुर में। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, कहा जाता है कि ये सदी एशियन सेंचुरी है, इसमें चाइना, रूस और पाकिस्तान, इनके ताल्लुकात को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दुनिया को समझने के लिए। रशिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुल्क है, किसी को पसंद हो रशिया की फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिक्स या ना पसंद हो, वो अपनी जगह हर मुल्क का इख्तियार है, हक है। लेकिन रशिया एक ऐसा मुल्क है जिसके 16 नेबर्स हैं। रशिया एक छोटा मुल्क नहीं है। रशिया ऐसा लगता है कि जिसका जो बैकयार्ड जो है वो दुनिया के एक हिस्से से मिलता है, उनका फ्रंट डोर किसी और दुनिया के हिस्से से मिलता है, और उनका लेफ्ट विंग जो है वो किसी और राइट विंग किसी और। मतलब एक तरफ आप देखें तो वो जापान, चाइना और नॉर्थ कोरिया के हमसाए हैं, दूसरी तरफ अलास्का की वजह से वो कनाडा और अमेरिका के हमसाए हैं, तीसरी तरफ वो बाल्कन स्टेट्स के हमसाए हैं, चौथी तरफ अगर आप देखें तो पोलैंड, लिथुआनिया और उधर यूरोप के हमसाए हैं। तो रशिया सारी तरफ है, 16 नेबर्स हैं, लार्जेस्ट बॉर्डर है इनका उस एतबार से। और अगर आप ये भी देखें तो यूरोप के अंदर एनर्जी का कैपिटल भी जो है वो रशिया है, सबसे ज़्यादा एनर्जी भी रशिया के पास, और रशिया ही ज़्यादातर एनर्जी जो है वो जर्मनी और दूसरी जो बड़ी इस टाइम इकोनॉमिक पावर्स हैं उनको सप्लाई करता है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रशिया और चाइना की बड़ी क्लोज कोलैबोरेशन है, जो इनके अंदर साइबेरिया के अंदर से गैस और दूसरे ज़खायर हैं, उसमें चाइना की और रशिया की बहुत ही क्लोज कोलैबोरेशन इकोनॉमिक चल रही है। और ये स्ट्रेटेजिक अलाइज हैं एक दूसरे के, इनका स्ट्रेटेजिक अलायंस है एक दूसरे के साथ। और हमारा ब्रदरली कंट्री जो है चाइना, उसके साथ हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस है। तो फिर हमारे दोस्त का दोस्त जो है वो दोस्त ही ठहरा होता है। तो इसलिए आने वाले वक्त में आप ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि रशिया चाइना का जो रिलेशनशिप है वो इस रीजन को इकोनॉमिकली, प्रॉस्पेरिटी वाइज बहुत ही खूबसूरत तरीके से इम्पैक्ट करेगा। और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सरबराही में ये वाहिद लीडर हैं इमरान खान जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि पीस को चांस देना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी को चांस देना चाहिए। इमरान खान क्योंकि हमेशा गरीब के लिए सोचते हैं, वो हमेशा एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ एज अ प्राइम मिनिस्टर वो अपनी गरीब पब्लिक के लिए सोचते हैं। तो उनका ख्याल है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि रेजोल्यूशंस के थ्रू, बातचीत के थ्रू, इकोनॉमिक कोलैबोरेशंस के थ्रू, एक दूसरे का एहतराम करने के थ्रू, एक दूसरे की बातचीत समझने के थ्रू कंट्रीज को करीब आना चाहिए और पॉवर्टी के अगेंस्ट काम करना चाहिए, और ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए जो दूसरे को तकलीफ दें या डिफरेंसेस क्रिएट करें। इसी तरह से अगर आपको याद हो तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो इस्लामोफोबिया के ऊपर जंग शुरू की, इससे पहले भी मुसलमान बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन कोई भी मुसलमान रूलर आज तक इतना इफेक्टिवली वेस्ट को इंगेज नहीं कर सका। कोई भी मुसलमान रूलर या प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ स्टेट वेस्ट को बता नहीं सका कि मुसलमानों के नज़दीक प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका क्या मकाम है, और जब उनके बारे में किसी किस्म की तौहीन की कोशिश की जाती है तो हमारे दिलों को कितनी तकलीफ़ पहुंचती है, हमें कितना ज़्यादा उससे
डैमेज हम फील करते हैं अपनी फीलिंग्स के अंदर। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो वाहिद इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर लीडर थे जिन्होंने वेस्ट को इफेक्टिवली बावर भी करवाया, इंगेज भी किया और मुसलमानों के दिल की जो दर्द थी, आवाज थी, वो वेस्ट तक पहुंचाई। और उसका फिर आपने रिस्पांस भी देखा, जिसके लिए हम मॉस्को में खड़े शुक्रगुजार हैं हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने वेस्ट में सबसे पहले इस बात का खुलेआम अयादा किया और ऐलान किया कि प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी शान में गुस्ताखी जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आती। और उसके बाद आपने देखा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी ये ऐलान किया और भी बहुत सारी जगहों से अब ये आवाज़ आना शुरू हुई। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ये जो इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट डिप्लोमेसी थी और बबांगे दोहल बड़े ही मैं ये कहूँगा करेजियस तरीके से जाके फ्रंट फुट के ऊपर उन्होंने अपनी उम्मा के जज्बात को एक्सप्रेस किया। और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन साहब ने जिस तरीके से इनिशिएटिव लिया वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से, वो एक हिस्ट्री में बहुत ही सुनहरी हरफों में लिखे जाएंगे। और ये एक सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, आप देखेंगे कि इससे आने वाले ज़माने में मुस्लिम उम्मा जो है उसके और वेस्ट के दरमियान ओवरऑल ताल्लुकात बेहतर होने की एक उम्मीद जागी है।